नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज के दौर में जहाँ लोग 5 इंच की स्क्रीन पर देख के रिश्ते तो बना लेते हैं, लेकिन 5 कमरों के घर में अपने रिश्ते को ईगो से दूर नहीं रख पाते। खैर, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़कों को पैदा होते ही मर्द बनने की रेस में दौड़ा दिया जाता है और लड़कियों को शर्म और शिष्टाचार का गहना पहना के घर के अंदर रखा जाता है। आपको मेरी बातें काफ़ी ओल्ड फैशन या फिर ओल्ड स्कूल लग रही होंगी, लेकिन ये बातें आज के हिसाब से बिल्कुल सच हैं। इस पूरे तराजू के खेल में जहां आज भी बराबरी आने में वक्त काफ़ी है, वहीं दूसरी तरफ एक उल्टी ही हवा बह रही है। जो फायदे या फिर कानून औरतों के लिए बनाए गए थे, वो उन्हें दो धारी तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और साथ ही साथ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर औरत उन कानूनों का इस्तेमाल दो धारी तलवार की तरह कर रही है और हर मर्द एक औरत की ईगो का शिकार हो रहा है। खैर, बिना ज़्यादा समय लिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम 498A के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि 498A केस कब लगता है, क्रुएलिटी कब मानी जाएगी, और अगर आपके ऊपर फेक 498A का केस लगाए तो आप पुलिस से कैसे डील करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें मेजर जजमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और ये लोग स्टार्ट 498A इटसेल्फ से करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं 498A होता क्या है। देखिए, 498A बेसिकली यही है, जो उसकी हेडिंग है वो यही बोलती है कि जब एक हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव एक औरत के ऊपर किसी भी तरीके की क्रुएलिटी करते हैं तो 498 लगेगा। अब ये क्रुएलिटी कैसे होगी? क्रुएलिटी बेसिकली कोई भी एक विलफुल एक्ट है जो उस औरत को सुसाइड की तरफ ड्राइव करे या फिर उसको किसी भी तरीके की ग्रेव इंजरी पहुंचाए। अब वो इंजरी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्रुएलिटी वर्ड पे काफी एम्फेसिस दिया हुआ है और काफी मेजर जजमेंट्स हैं कि क्रुएलिटी क्या क्या मानी जाएगी। इवन वन ऑफ द जजमेंट है कि रीता वर्सेस ब्रिज किशोरी 1984 का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर पति बहुत ज्यादा दारू पीता है और दारू पी के मान लीजिए उल्टी सीधी बातें बोलता है या सेंसेस में नहीं रहता है, तो उसको भी एक तरह की क्रुएलिटी मानी जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर डालता है एक वाइफ के ऊपर और उसकी जो जिंदगी है, लाइफ है, उसको हेल बनाने के लिए काफी है। खैर, उसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके का इल ट्रीटमेंट करते हैं या फिर अनलॉफुल डिमांड्स कोई अगर उसके सामने रखता है कि अनलॉफुल डिमांड्स अगर उसका हस्बैंड या फिर उसके हस्बैंड के रिलेटिव उस पूरी करने के लिए उसके सामने रखते हैं तो भी उसको क्रुएलिटी माना जाएगा। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई बेटा या बेटी, आप उससे उसको मिलने नहीं दे रहे या फिर उससे आपने उसको अलग कर दिया और बोला है कि जाके पहले ये काम करो तभी तुमको तुम्हारे बेटे या बेटी से मिलने देंगे, तो भी वो क्रुएलिटी में आएगी। यही केस है इंदर राज वर्सेस सुनीता 1986 का केस है। तो बहुत सारे ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे एड्रेस करी हैं और साथ ही साथ ये काफी सारी चीजों को क्रुएलिटी के अंदर जोड़ दिया है। अब क्रुएलिटी इटसेल्फ अगर देखा जाए तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की मेंशन की गई है। तो अगर कोई भी इंसान कोई भी ऐसे वर्ड यूज करता है जो एक औरत की मॉडेस्टी को के खिलाफ हो तो भी वो क्रुएलिटी है। साथ ही साथ कोई भी एक ऐसा एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत है, उसको उसकी कोई चीज है जो उसको बहुत प्यारी है, फॉर एग्जांपल उसका पेट है, और अगर आप उसके पेट को किसी तरह का नुकसान पहुंचा देते हैं तो भी वो क्रुएलिटी माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं। खैर, इन सब केस को देखते हुए ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये पूरा एक्ट एक औरत की डिग्निटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन समय के साथ 2016 के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स हैं, उनके हिसाब से 2016 में इस पूरे एक्ट का कन्विक्शन रेट सिर्फ 12.2% था, जो इटसेल्फ शो करता है कि जितने लोग भी ट्रायल कोर्ट में किए गए जिनके ऊपर 498 लगा था, उसमें से सिर्फ 12.2 लोग ही दोषी थे जाता है। और ये कोर्ट ने खुद माना है कि फेक 498 के केसेस बहुत सारे लगते हैं। अब आपने सुना होगा कि 498 सिर्फ डाउरी से रिलेट करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाउरी और अनलॉफुल डिमांड, ये दोनों चीजें 498 के अंदर आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने डाउरी ही मांगी हो, आप कोई भी अनलॉफुल डिमांड भी एक औरत से कर सकते हैं, फिर वो उसके पेरेंट्स से वो लाके दे या फिर वो उसके खुद पोजीशन में हो तो भी वो क्रुएलिटी ही मानी जाएगी। और साथ ही साथ अगर डाउरी डेथ की बात करें तो वो इटसेल्फ आईपीसी में 304B के अंदर डिफाइन है कि डाउरी डेथ किसे माना जाएगा। अगर मैं बात करूं आगे तो अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने एड्रेस करते हुए यह माना था कि जो 498A है ये एक रेमेडी से ज्यादा वेपन की तरह यूज किया जाता है, जहां पे वाइफ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 498A को हस्बैंड के ऊपर लगाती है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला था कि इस 498A के केस में जो अरेस्ट है वो कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए और CRPC 41A का पूरा पालन होना चाहिए।
तो 498A के सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर तुरंत नहीं होगी। आपको याद होगा जब मैं एफआईआर का टॉपिक बता रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें एफआईआर तुरंत नहीं होती, मतलब एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है। तो ये इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी का जो रिजल्ट होगा उसी के बिहाफ पे ये एफआईआर होती है। अब ये जो इंक्वायरी है ये कौन करेगा? देखिए, जो महिला है वो अगर अपनी कंप्लेन लेके थाने में जाती है तो सबसे पहले वो कंप्लेन किसी महिला थाना में ट्रांसफर हो जाएगी, और महिला थाना में ट्रांसफर हो सकती है, साथ ही साथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो सेल होता है उसमें भी ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर, और इसकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो ये दो विभाग करेंगे, या तो महिला थाना कर सकता है या तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो सेल है वो कर सकता है। साथ ही साथ जो डाउरी एक्ट है उसमें और 498 में बेसिकली यही डिफरेंस है कि अगर जो डाउरी एक्ट है उसका सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर आप सिर्फ डाउरी ही मांगते हो तो भी आपको डाउरी एक्ट के अंदर सजा होगी, लेकिन 498 में क्रुएलिटी मेन एलिमेंट है, ना कि डाउरी मेन एलिमेंट है। देखिए, जो डाउरी एक्ट है वो शादी के सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक ही लगा सकते हैं, लेकिन 498A के जो केसेस होते हैं इसमें शादी के सालों से कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक माँ अपने बेटे और अपने बहू के खिलाफ भी केस करा सकती है, ये कहते हुए कि ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2017 में, जो था कि राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017। अब इस जजमेंट में का जो बेसिक चीज थी वो ये था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट आएगी। अब आपको पता होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल या फिर जो महिला थाना है, ऐसे ही रोल कुछ फैमिली वेलफेयर कमेटी का भी था कि जिसमें ये रिपोर्ट बना के देती थी। तो कोर्ट ने ये पाया कि इस पूरी जो वेलफेयर कमेटी है इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कोर्ट ने जो उसका अगला जजमेंट था, मतलब सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो जजमेंट था, उसमें उन्होंने इसको फैमिली वेलफेयर कमेटी को हटा दिया और उन्होंने बोला कि फैमिली वेलफेयर कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। तो सोशल एक्शन फॉर वुमेन का जो पैरा 38 है जजमेंट का, उसमें इटसेल्फ उन्होंने बोला कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का कोई मेजर रोल रहता नहीं है और ये प्रोसेस को और ज्यादा एक्सटेंड कर देता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो मैंने आपको केस बताया कि ये सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें यह था कि कोर्ट ने यह चीज एड्रेस करी कि देखो मिसयूज तो हो रहा है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है इसमें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है और जो महिला थाना है उसका मेजर रोल होना चाहिए। और यह भी बोला कि जब एफआईआर लिख जाएगी तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, सोल पावर उसकी नहीं होगी, बल्कि वो सुप्रिटेंडेंट किसी एक बड़े अफसर के अंदर पूरे केस को संभालेगा, मतलब एक सीनियर ऑफिसर होगा जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिपोर्ट करेगा। क्योंकि यह देखा गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो काफी हद तक प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करता था और जो परिवार वाले होते थे उनको बहुत ज्यादा परेशान करता था। साथ ही साथ और तो और यही बोला था कि अगर किसी भी तरीके का सेटलमेंट होता है तो वो जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट या ट्रायल कोर्ट क्वॉश नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर होगी कि वो उस पूरे केस को बाद में क्वॉश कर सके। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ या फिर किसी और रिलेटिव में आपके अगर किसी के ऊपर झूठा 498A का केस लगा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले जो 498A का केस है इसमें बेसिकली 2 स्टेज होंगे। पहला एफआईआर से लिखने के पहले का स्टेज और दूसरा एफआईआर के लिखने के बाद का स्टेज। अब एफआईआर के लिखने के पहले के स्टेज में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। अब वो इंक्वायरी जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल भी कर सकता है या महिला थाना में होगी। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो है वो आपको काउंसलिंग के लिए भी बुला सकता है और ये एडवाइजेबल है कि आप काउंसलिंग में जाइए। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपसे उस दौरान कॉल आती है तो आप बिल्कुल जाके उसको अटेंड करिए। अगर कोशिश करिए कि आप कुछ भी ऐसा साइन मत करिए जिसपे आप कंसेंसस या फिर जिसपे आप राजी नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाता है तो आप बिल्कुल स्टेट ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है उसके पास जाके इस बात की कंप्लेन कर सकते हैं और उनसे हेल्प मांग सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करिए कि बिल्कुल भी डरिए नहीं, डर के कहीं भागने की कोशिश मत करिए और ब्राइब बिल्कुल मत दीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस वाला या कोई भी अगर आपसे बोलता है कि तुम मुझे पैसा दे दो तो मैं इसको रफा दफा, बिल्कुल ऐसा मत करिए। ब्राइब देने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, ये आपका केस आगे जाके और कमजोर कर सकता है। उसके बाद अगर आपकी जो मतलब ये मैं वो केस बता रहा हूं जो एफआईआर लिखने से पहले है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप पूरा अपना पक्ष रखिए कि क्या क्या बातें थी और किस किस चीज से आपको प्रॉब्लम है। और अगर वो आपको बार बार मान लीजिए काउंसलिंग बुलाने की मतलब बदला 7-8 बार बुला लिया तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काउंसलिंग का कोई एंड रिजल्ट नहीं होता। वो क्या आपको अगर चाहेंगे तो फिर 15-20 बार बुलाएंगे और वो भी आपका एक तरीके का हैरेसमेंट है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप उनसे अगर वो बहुत मान ही नहीं रहे हैं तो उनसे आप बिल्कुल बोलिए कि ठीक है आप नेक्स्ट स्टेप के लिए राजी हैं, बिल्कुल आप एफआईआर लिखवा दीजिए। और उसके बाद अब प्रोसेस आता है कि अगर एफआईआर लिख जाए तो क्या करना है। देखिए अगर एफआईआर लिख जाए और पुलिस से आपको फोन आता है कि आइए अटेंड करिए, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेन है, तो
ये कोर्ट का जजमेंट है जो मैंने आपको बताया था, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वाला। इसमें साफ साफ था कि आपको 41A जो सीआरपीसी है उसका कंप्लायंस करना होगा। अब 41A जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये 498A में नहीं लगता है, बल्कि उन हर केसेस में लगता है जिनमें 7 साल से कम की सजा है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक नोटिस भेजी जाती है, ठीक है, एक नोटिस भेजी जाएगी। जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो आपको कॉल करेगा कि भैया आओ हमसे थाने में मिलो। अब पुलिस वाला कॉल करेगा का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फोन कॉल करेगा, उसका मतलब ये है कि वो सीआरपीसी 41A में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको फॉलो करेगा। मतलब वो आपको बकायदा एक नोटिस भेजेगा और उस नोटिस भेज के आपको बुलाएगा। और अगर वो मान लीजिए उस नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता है तो आप उसको याद दिला सकते हैं कि हर उन केसेस में जिनमें 7 साल से कम की सजा होती है उसमें उसको सीआरपीसी 41A का कंप्लायंस करना होता है। साथ ही साथ एक जजमेंट भी है अमनदीप सिंह जौहर का जजमेंट है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है। लगभग वो दिल्ली में और मैक्सिमम स्टेट्स में कंप्लायंस होता है। साथ ही साथ जो मैंने आपको अभी जजमेंट बताया सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार, इसमें भी यही चीज बोली गई है कि सीआरपीसी जो 41A है उसका कंप्लायंस होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि वो आपको बुलाएगा स्टेशन में और वहां पे आपसे एक डिक्लेरेशन टाइप ले लेगा जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, और साथ ही साथ वो ये बोलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में जब जब वो आपको बुलाएगा तब तक आपको जाना पड़ेगा। अब लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आपको जिस दिन बुला रहा है अगली बार, उस बार आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप उसको एक रिटन रिक्वेस्ट लिख के दे सकते हो कि आप उस दिन उपस्थित नहीं हो सकते, और वो लगभग 4 दिन के अंतर में वो जो अगली आपकी मीटिंग है उसको स्केड्यूल कर दे। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डर है कि मान लीजिए कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट हो गई लेकिन एफआईआर नहीं हुई है, अब उसके बाद आपको डर है कि यार ऐसा ना हो कि अरेस्ट हो जाए, तो देखिए अरेस्ट का जो सीन है वो तो पुलिस वाले के ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा ग्रीवियस हर्ट का मामला है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप जिसने कंप्लेन करी है वो ये पुलिस वाले के सामने शो कर दे कि उससे जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन करी है उसको डर है, काफी ज्यादा डर है, तो फिर या फिर उसको मतलब आप उसको ये डर है कि आप जो एविडेंसेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। और इसीलिए अगर आप एंटीसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट के पहले ही बेल अगर चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सेक्शन सीआरपीसी का 438 को आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि साफ साफ ये बोला गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके का हिंट है कि आपका अरेस्ट हो सकता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। और ये एंटीसिपेटरी बेल जो है ये आपको या तो सेशन कोर्ट में जाना है या तो हाई कोर्ट में जाना है। अब एडवाइजेबल ये रहता है कि आप सेशन कोर्ट में जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट से रिजेक्ट भी होती है तो भी आपके पास हाई कोर्ट का एक रास्ता खुला रहता है। अब इसमें यह है कि एफआईआर हुई हो चाहे ना हुई हो, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। इसमें बस ये है कि आपका स्ट्रांग एप्रीहेंशन होना चाहिए कि आपका अरेस्ट हो सकता है, और इसके लिए एक मामला है गुरुबर सिंह का जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अब और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो डाउरी डेथ के केसेस होते हैं उसमें 498A लगता है, लेकिन 498A उसका प्राइमरी सेक्शन नहीं है, उसका प्राइमरी सेक्शन ऑलरेडी आईपीसी में दिया गया है जो कि 304B है, जिसमें कि डाउरी डेथ को डिफाइन किया गया है। अब देखिए जो 2016 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का डेटा है उसके हिसाब से जो इसका कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 12.2% है। तो ये भी सवाल उठता है कि 498 हटा क्यों नहीं देते, क्योंकि जब 498 नहीं था तो उसके पहले जो लोग थे उनको असॉल्ट के अंदर बुक किया जाता था। मतलब जब 498 क्योंकि 1983 में आया तो उसके पहले असॉल्ट के अंदर ही असॉल्ट के चार्जेस लगते थे अगर कोई ऐसा कोई क्राइम करता था। तो इसमें जो एक केस है सुशील कुमार शर्मा का केस है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 498 बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस वजह से लाया गया था जैसे कि जो सोशल स्ट्रक्चर में जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है उनकी मैरिड लाइफ में उसको रोका जा सके, साथ ही साथ डाउरी डिमांड को, डाउरी डेथ को काफी हद तक रोका जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि उनके पास एक स्पेशल पावर है अंडर द आईपीसी। अब इसका मिसयूज हो रहा है, इसकी वजह से हम इस सेक्शन को हटा नहीं सकते, क्योंकि इसी सेक्शन के बिहाफ पे बहुत लोग को फायदा भी हो रहा है। ये पूरा था। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने छोड़ दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिए, और इसमें मैं अपनी मेल आईडी लिंक कर दूंगा, आप चाहें तो मुझे मेल लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने इस पूरे टॉपिक के साथ जस्टिस की होगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट इधर उधर बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी, और बाकी शुक्रिया। दोस्तों जल्दी मिलते हैं।